हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लर्न विथ नाज में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग साइंस को पढ़ने वाले हैं और आज हमारा पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कोशिका यानी कि सेल। 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा कि ये वीडियो कौन कौन देखेंगे। ये वीडियो वो लोग देखेंगे जो क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं और जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप कोई स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो भी डाउट होगा वो वीडियो के साथ साथ वो सारी डाउट दूर होता चला जाएगा। आप इस क्लास में काफ़ी कुछ सीखेंगे, बस शर्त ये होगा कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें वीडियो को, और जितना भी वीडियो आता है आप हर एक वीडियो को देखें। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में मैं आपको साइंस पढ़ाने का कोशिश करूँगा और आप बेहतर इस चैप्टर को सीख पाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलिए, बगैर किसी बात का हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पृथ्वी पे 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक को हम लोग निर्जीव कहते हैं और दूसरे को हम लोग सजीव कहते हैं। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स। अगर हम सही तरीके से पढ़ने का कोशिश करें तो हम हर एक चीज को बिल्कुल गहराई से जाके समझेंगे कि सर अगर कोई निर्जीव वस्तु है जिसके अंदर जान नहीं, उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर जान होती है। अगर हम बात करें कि ये निर्जीव वस्तु है तो ये किससे बना है, तो अगर हम एक निर्जीव वस्तु के सबसे छोटी इकाई को देखें तो उसे हम परमाणु कहते हैं। यानी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु जो निर्जीव वस्तु है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो एक निर्जीव वस्तु का निर्माण करते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे श्रृंखला में से अगर परमाणु को हटा दें, परमाणु शब्द को हटा दें, तो अगर परमाणु हट जाएगा तो अणु का निर्माण नहीं होगा, और अगर अणु का निर्माण नहीं होगा तो एक निर्जीव वस्तु की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या ठीक उसी प्रकार सजीव में भी कुछ होता है? आइए देखते हैं। अगर कोई सजीव है तो उसके सबसे छोटी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। मतलब इसी कोशिका से मिलकर उस सजीव का संरचना हुआ है। आज देखें, अगर हम जब बहुत सारे कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण होता है। जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो अंग बनते हैं। तो क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और जब बहुत सारे अंग बनते हैं तो अंगतंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंगतंत्र मिलते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है। अगर हम इसमें देखें, अगर हम एक जीव के बारे में देखते हैं तो अगर कोशिका टर्म को हटा दिया जाए तो हम एक जीव की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोशिका ही है जो उत्तक को बनाता है। अब उत्तक अंग को बनाता है और अंग अंगतंत्र को बनाता है और अंगतंत्र एक जीव का निर्माण करता है। अगर हम कोशिका शब्द को हटा दें तो हम एक जीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को ये जो अंगतंत्र आता है इसमें, यानी ऑर्गन सिस्टम जो आता है, इसमें कुछ बच्चे को दिक्कत होती है कि ये अंगतंत्र कहते किसको है। आइए इसको हम समझाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, और बहुत सारे अंग हो गए तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। और खास बात यह है कि जो भी अंग जिस अंगतंत्र के अंदर आते हैं, जो भी अंग जिस अंगतंत्र के अंदर आते हैं वो अंगतंत्र एक ही प्रकार के कार्य को वो संपन्न करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे शरीर में पाचन तंत्र पाए जाते हैं, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र है, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र है, हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र है, हमारे शरीर में और भी बहुत सारे तंत्र हैं। लेकिन अगर देखते हैं, अगर हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। फिर एसोफेगस से होकर यानी ग्रास नली के द्वारा भोजन कहां पे जाता है? पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद वहां पे हमारा जो यानी कि अग्नाशय है, वहां पे क्या है?
अग्नाशय, और वहां पे क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत यानी जिगर। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये सारे जो देख रहे हैं, ये सारे जो ऑर्गन दिख रहा है आपको, ये सभी ऑर्गन, इतने सारे ऑर्गन मिल गए। हम तंत्र किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं, तो देखिए इतना सारा ऑर्गन मिल गया, इतना सारा अंग मिल गया। जब इतने सारे अंग मिल गए तो एक अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, और इस अंगतंत्र का नाम क्या है? पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र का हिस्सा कौन हो गया? मुंह आता है, सर पेट आता है, अग्नाशय आता है, यकृत आता है, छोटी आता है, बड़ी आता है, इसमें और भी आते हैं। लेकिन अभी हम समझाने के लिए समझा रहे हैं आप लोग को कि ये सारे जितने भी अंग हैं ये पाचन तंत्र के हिस्सा कहलाते हैं। और ये पाचन तंत्र का काम क्या होता है? भोजन को पचाना। मतलब ये सारे जितने भी अंग हैं ये भोजन को पचाने में लगे हुए रहेंगे। इसी तरीके से श्वसन तंत्र, इसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र, और जितने भी तंत्र आते हैं हम एक एक करके पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर में। इसमें हम लोग कोशिका समझ रहे हैं, ये अंगतंत्र समझाना मेन जरूरी था मुझे, तो मैंने आपको अंगतंत्र समझाने का कोशिश किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अंगतंत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कोशिका को सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये हर एक किताब में लिखा हुआ रहता है। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर एक कोशिका है, उसको संरचनात्मक ही क्यों कहा गया है? संरचनात्मक इसलिए कहा गया है कि अगर कोई भी जीव है, उसका निर्माण, उसका संरचना, उसका कंस्ट्रक्ट जो हुआ है, यानी इसको संरचना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल यूनिट ऑफ सेल, इसको बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। यानी कि हमारा जो संरचना हुआ है, एक जीव का जो संरचना हुआ है वो कोशिका से मिलकर हुआ है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब आता है क्रियात्मक इकाई, इसको समझते हैं। क्रियात्मक इकाई भी कोशिका को क्यों कहा गया है? तो क्रियात्मक इकाई कोशिका को इसलिए कहा गया है ताकि कोई भी जीव को जिंदा रहने के लिए उनके अंगों का काम करना जरूरी होता है। अगर उनके अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग खुद अपने आप को रख के अगर देखें तो हमारे शरीर में हृदय है, हमारे शरीर में फेफड़ा है, हमारे शरीर में जिगर है, हमारे शरीर में यकृत है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी अंग हैं अगर वो सही से अपना काम नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हमारा हृदय का काम है धड़कना, ब्लड को पंप करना, अगर वो अपना काम बंद कर दे तो इंसान नहीं बच पाएगा, यानी कोई भी जानवर जीवित नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो धड़कन धड़कने का काम कर रही है और छोटी आंत भोजन को पचाने में लगा हुआ है, ये जो पचाने में लगा हुआ है अगर वो अपना काम बंद कर दे तो जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं तो हमारे शरीर में अंगों का काम करना जरूरी है, तभी एक जीव जिंदा रह पाता है। क्रियात्मक इसलिए कहते हैं ताकि जो अंग काम कर रहे हैं वो बने किसके हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। यानी हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो अंग काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अंग काम कर रहा है, लेकिन वो अंग बने किसके? कोशिका के। यानी अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो उस कोशिका से जो बने हुए अंग हैं वो अंग तो काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत मायने में देखें तो जो अंग बना है उसका कोशिका काम कर रहा है। अगर हमारा लीवर है तो हमारा लीवर एक हिपेटिक सेल से मिलकर बना है, हमारा लीवर हिपेटिक सेल से मिलकर बना है। यानी लीवर जो हमारा एक अंग है वो काम तो कर रहा है, हम बोलते हैं कि हमारा लीवर काम कर रहा है, लेकिन हकीकत मायने में लीवर जिस कोशिका से मिलकर बना है वो कोशिका काम कर रहा है। अगर वो कोशिका काम करना बंद कर देगा तो लीवर काम नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारा वो कोशिका काम कर रहा होता है, कोई भी अंग है उस अंग जो बना हुआ है कोशिका से वो कोशिका काम करता है, इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे सबसे छोटे आकार की कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। यह एक तरह का जीवाणु है और सबसे बड़े आकार की कोशिका जो पाया जाता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि शुतुरमुर्ग के अंडे में तो ये लगभग 170 mm 135 mm इंटू 135 mm
इतना इसका ये इसका साइज होता है। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का, तो ये 0.2 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर ये इसका साइज है। और ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हमारे आंखें देख नहीं सकती। बहुतों के जहन में बात ये भी चल रही होगी कि शुतुरमुर्ग के अंडे का ये जो आकार है 170 mm से लेकर के 135 mm, ये जो आकार है इसको तो इंसान की आंखें देख सकती है, लेकिन देख तो सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उस वक्त कोशिका के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि कोशिका उसे कहते हैं जो हमारे खुली आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता है, वही तो कोशिका है। तो फिर हम कोशिका को देखें कैसे, समझें कैसे? तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा और बात है जिसे मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे मानव आंख जो है, यानी कि मानव आंख जो है वो 0.1 मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को ही देख सकता है। इससे छोटी वस्तु को हमारे आंखें नहीं देख सकती। 0.1 mm से छोटी वस्तु को हमारी आंखें नहीं देख सकती। और ये देखिए माइक्रोमीटर में है, तो कहां से देख पाएगी हमारी आंखें? तो सवाल ये उठता है, फिर हमने इसको देखा कैसे? कोशिका को हम लोग ने देखा कैसे? तो इसके लिए चलिए हम लोग समझने का शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और ये है कि जो भी जीव हैं, क्या सभी के जीवों में, यानी जितने भी जीव हैं, क्या उन जीवों में कोशिकाओं की आकार, आकृति और संख्या समान पाए जाते हैं? ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, संख्या में भी ये अलग अलग होती हैं। जो जीव जितना बड़ा रहता है उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या उतनी ही अधिक होती है। जो जीव जितना छोटा होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी ही कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, एक शेर है और एक छोटा सा मुर्गा है, तो शेर में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि शेर का आकार जो है वो ज्यादा बड़ा है और एक मुर्गा का आकार छोटा सा है, यानी उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी। तो बात यह भी आता है कि ये जो आकार और आकृति होता है कोशिकाओं का, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि किसका आकार कैसा होगा, किसका आकृति कैसा होगा? तो ये कोशिकाओं के काम पर निर्भर करता है, उसके कार्य पर निर्भर करता है। कोशिकाएं जिस तरह से कार्य करती हैं उनका आकार और आकृति वैसा ही रहता है। अगर हम देखें दूसरे जीव से कंपेयर करने से पहले अगर हम अपने आप के अंदर झांक के देखते हैं, तो हमारा लिवर, इसकी कोशिकाएं अलग होती हैं। हमारा फेफड़ा, इसकी कोशिकाएं अलग होती हैं। हमारा किडनी, इसकी कोशिकाएं अलग होती हैं। यानी कि सब काम के हिसाब से, यानी काम के आधार पे कोशिकाओं की जो आकृति और आकार होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हम समझेंगे कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। आइए हम संख्या के आधार पर बांट के दिखाते हैं आप लोग को। जैसे अगर हम बात करें संख्या के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय। दूसरा को बोलते हैं बहु कोशिकीय जीव। इसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इसको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब ये एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिकीय, इसका नाम में छुपा हुआ, यानी कि एक ऐसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से मिलकर हुआ है। बहुकोशिकीय जीव यानी एक ऐसा जीव जिसका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अगर एक कोशिकीय जीव का हम एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल में आता है हमारा कुछ जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु आते हैं, अमीबा आता है,
पैरामीशियम आता है, ईटीसी। इसमें अगर हम बात करें तो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए इत्यादि। ये देखिए, यानी एक कोशिकीय जीव उसे कहेंगे जिसका निर्माण एक कोशिका से मिलकर हुआ है। बहुकोशिकीय जीव उसे बोलेंगे जिसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। अब हम लोग समझेंगे ये कि अभी हम पढ़े हैं, थोड़ा सा यहां देखेंगे, अभी हम पढ़े हैं कि कोशिका उत्तक बनाता, उत्तक अंग बनाता और अंगतंत्र बनाता और अंगतंत्र एक जीव का निर्माण करता है। तो ये एक कोशिकीय जीव में क्या ये सारी व्यवस्थाएं होंगी? तो बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय, लेकिन हाँ, अगर ये जीव है तो ये भी उत्सर्जन करेंगे, अगर ये जीव है तो ये भी अंतःग्रहण करेंगे, मतलब खाने को खाएंगे। अगर ये एक कोशिकीय जीव, अगर जीव है तो ये भी पाचन करेंगे, ये भी अपने जैसे ही रिप्रोडक्शन को करेंगे। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि ये एक कोशिका से मिलकर बना है और एक ही कोशिका सारा काम कर लेता है। जो हम लोगों में अलग अलग कोशिका, अलग अलग अंग और अलग अलग अंगतंत्र मिलकर काम करते हैं, वो सारा काम एक कोशिका कर लेता है। लेकिन ये इतना सरल है कि एक कोशिका सारा काम करता है, और हम लोग का जो ये जो व्यवस्था बना हुआ है हमारे शरीर में अंगों का, ये व्यवस्था जो बना हुआ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है। जटिल इस लिहाज से है कि हम लोग मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि ये जो बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी हम जो ये पूरा जो पढ़ रहे थे कि कोशिका मिलकर उत्तक बनाते, उत्तक मिलकर अंग बनाते, अंग अंगतंत्र बनाते और अंगतंत्र एक जीव का निर्माण करते हैं, यानी ये बहुकोशिकीय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर हम बात करें तो जितने जानवर हैं सब में कोशिकाओं का आकार अलग, आकृति अलग, संख्या अलग। तो अगर हम बैठ जाएं पूरे पृथ्वी पे जितने सारे जीव जंतु हैं उनके बारे में जानना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक इंसान उतना जान भी नहीं सकता। ना हम उतना जानते हैं, ना हम आपको उतना बता पाएंगे। लेकिन इसमें से अगर हम देखें तो जितने सारे पृथ्वी पे जीव हैं उसमें सबसे वेल डेवलप अगर कोई है वो इंसान है। तो हम लोग इंसान के कोशिका के बारे में जरूर जानेंगे, इंसान के कोशिका के बारे में हम लोग जरूर जानेंगे।